जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है। नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बहुत बहुत स्वागत है आपका जागते रहो में। देखिए, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। याद आया आपको? शाहरुख खान की फिल्म का ये डायलॉग है और ये डायलॉग आज उन पर बहुत मुफीद भी बैठता है, लेकिन हालात के आगे फिट नहीं बैठ रहा। हम क्यों कह रहे हैं ये बात? मियां बीवी रोज सुबह सोचते होंगे कि बेटा जो है वो आज घर आ जाए। देश के तमाम महंगे और नामी वकीलों की फौज है, उनके तीखी और सदी हुई दलीलें हैं, शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन शाम होते ही फिर अगले दिन का इंतजार शुरू हो जाता है। बेटे आर्यन को जमानत नहीं मिल पाती और जमानत पर बहस एक और दिन तय हो जाती है। आज भी यही हुआ जो कल तक होता है। मां बाप के शिद्दत से चाहने के बावजूद कायनात बेटे से मिलवा नहीं पाया। वैसे आज कोर्ट में वकीलों का संग्राम कैसा था, ये हम आपको बताएंगे। और हां, ये भी बताएंगे कि 7 दरवाजों के घेरे में कैसे और कितना फंस गए हैं अब समीर वानखेड़े। समूचा परिवार कह रहा है कि सारे आरोप फरेब हैं, सारे आरोप झूठे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े का अपना ही विभाग उनके खिलाफ जांच शुरू कर चुका है। ऊपर से मुसलमान होने, दलित का फर्जी सर्टिफिकेट बनाने और गलत तरीके से नौकरी पाने, ये फांस जो है, ये फांस दर फांस उनके गले में फंसती ही जा रही है। आज इसके अलावा मैं आपको उत्तर प्रदेश भी लेकर चलूंगा। मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी। चुनावी मौसम है तो नेताओं की रैलियां और भाषण तो होंगे ही, लेकिन जागते रहो में हम आपको यह बताएंगे कि चुनाव जीतने का जो जुगाड़ है वो कौन लगा रहा है और क्या लगा रहा है। आज आपको बताना तो यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार पर क्यों बिदका और नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी करने वाले यंत्र पेगासस का उसमें इस्तेमाल किया या नहीं, इसका जवाब क्यों नहीं दिया। कोर्ट ने जांच की कमेटी बना दी है। यह मामला आसानी से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, या हो सकता है कि आपको समझ ना आए, तो ये जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि ये किस बखेड़े का नाम है और क्यों इस पर कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की है, क्या कुछ हुआ। बहरहाल शुरुआत करते हैं बॉलीवुड बादशाह के बेटे आर्यन खान की जमानत की खबर के साथ। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत का पेच जो है वो एक बार फिर फंस गया। अब कल यानी कि गुरुवार दोपहर 2:30 बजे इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट में आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिस पर जज बोले एएसजी कल जवाब दे देंगे तो कल ही मैटर खत्म करने की कोशिश करेंगे। इधर आर्यन खान को अगले 2 दिन में हाई कोर्ट से बेल नहीं मिली तो 15 नवंबर तक जेल में रहना पड़ सकता है। अगर हाई कोर्ट अगले 4 दिन में 29 अक्टूबर तक जमानत पर कोई फैसला नहीं देता तो आर्यन को कम से कम 15 नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में 15 नवंबर और सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर तक दीपावली की छुट्टी है। तो इस वजह से मुमकिन है कि अगर जमानत न मिले तो आर्यन लंबे जेल में रहे। See the sections leveled against me as well as Mr. Aryan Khan as well as Arbaz Merchant, ये तीनों के ऊपर जो भी सेक्शंस लगे हुए हैं वो सेक्शन सबके कॉमन है और अरेस्ट के टाइम पे भी यही सेक्शंस पुट अप हुए थे, इंक्लूडिंग सेक्शन 35 जो कि मेंटल स्टेट की बात करता है। उसके बाद आगे जब रिमांड कैरी ऑन हुआ है तब इन्होंने सेक्शन 29 इन्वोक किया है, जो कि कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड है, क्योंकि सेक्शन 29 जो है वो एनडीपीएस का वो कंप्लीट नहीं है अब हमारे सबमिशन में, और इसीलिए हमने आज कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि 29 सेक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आना जरूरी है, क्योंकि 29 सेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, लेकिन किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, स्मॉल क्वांटिटी की, इंटरमीडिएट की या कमर्शियल के लिए, उसके बारे में ये साइलेंट है। या तो अब यहां तो आर्यन का पेच फंस गया है। आर्यन को जमानत मिलेगी या नहीं, कल 2:30 बजे सुनवाई होगी, उसके बाद पता चलेगा कि ये मामला खत्म होता है, आर्यन की जमानत होती है या फिर उन्हें जेल में रहना पड़ता है, और अगर बेल नहीं मिलती तो फिर क्या वो लंबे जेल में रह सकते हैं। एक और खबर इस खबर से जुड़ी हुई थी, ये एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुसीबतों की खबर है। आर्यन खान केस से चर्चा में आए वानखेड़े अब अपने ही ऊपर लगे आरोप के चलते सुर्खियों में हैं।
इन्हीं आरोप के चलते समीर वानखेड़े मुसीबतों से घिर गए हैं। तो चलिए देखते हैं वो 7 मुसीबतें जिन्होंने समीर वानखेड़े की जिंदगी जो है वो मुहाल करके रख दी है। और देखिए ये यहां बिखर जाएंगी मुसीबतें जो हैं समीर वानखेड़े की। निकाह किया, मुसलमान हो, ये समीर जो है दाऊद वानखेड़े का निकाह शबाना से हुआ, ये आरोप है। काजी ने ये निकाह करवाया, निकाह नामा भी है। फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, मुसलमान हो तो दलित कैसे हुए, क्योंकि सर्टिफिकेट में तो अनुसूचित जाति का बताया गया है। इसके अलावा नौकरी फर्जी सर्टिफिकेट से पाई, मुसलमान हो दलित नहीं हो तो नौकरी फर्जी सर्टिफिकेट से पाई है। डील के लिए आर्यन की गिरफ्तारी, आर्यन केस में 25 करोड़ मांगने और 18 करोड़ पर डील सील करने का वानखेड़े पर आरोप है। गवाह गोसावी को नहीं जानते, एनसीबी गवाह केपी गोसावी को नहीं जानते, लेकिन तस्वीरें जो सामने आई वो कुछ और बयां कर रही। कल भी हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई थी। बेनामी संपत्ति है, यह आरोप है। बेनामी संपत्ति बटोरने का आरोप है, अपनी पत्नी और बहन के नाम पर यह संपत्ति जमा करने का आरोप है। अच्छा, वो दाढ़ी वाला कौन है? ये एक नई मुसीबत है। जी हां, ताजा कि ड्रग्स क्रूज की जो पार्टी थी उस पर कोई दाढ़ी वाला था जिसे जाने दिया गया। उस दाढ़ी वाले का कनेक्शन इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से बताया जा रहा है। कहा गया कि आर्यन को धर लिया गया और उसे छोड़ दिया गया। तो ये आरोप थे समीर वानखेड़े पर जो थे। समीर वानखेड़े अब इन्हीं आरोप के घेरे में हैं। ये आरोप ही उनके लिए मुसीबत बन रहे हैं। अब आरोप है कि निकाह किया तो मुसलमान हो। इसी का सच क्या है वो आपको दिखाते हैं और इसकी बिग पिक्चर आपको यहां दिखाते हैं। देखिए, नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पहली शादी का निकाहनामा पेश किया। ये वो निकाहनामा है। मलिक ने दावा किया है कि निकाहनामे में समीर का नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है। नवाब मलिक ने दावा किया है कि साल 2006 में 7 दिसंबर गुरुवार को रात 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी के बीच निकाह हुआ था। ये निकाह मुंबई के अंधेरी वेस्ट के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुआ था। ये इस निकाहनामे में लिखा हुआ है। अब देखिए, समीर वानखेड़े पर एक और मुसीबत आई है। एक और मामले में वो घेरे में अब आ गए। नवाब मलिक का आरोप किसी दाढ़ी वाले ड्रग्स माफिया को लेकर है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि जिस क्रूज ड्रग्स पार्टी को लेकर के आर्यन को परेशान किया जा रहा है उस पर इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट से जुड़ा एक दाढ़ी वाला ड्रग माफिया भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद था। वो दाढ़ी वाला कहां है? वानखेड़े उसके बारे में बताएं, उसे क्यों जाने दिया गया और आर्यन को क्यों धर पकड़ा गया। तो ये दाढ़ी वाला जो है ये वानखेड़े की अब नई मुसीबत बन गया है। नाचते हुए नजर आया है, वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी। समीर वानखेड़े अपने बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर भी आरोप के घेरे में है। यह मामला भी वानखेड़े के लिए मुसीबत बन गया है। इस पर खुद समीर वानखेड़े ने इंडिया न्यूज से फोन पर बात की और अपना पक्ष रखा। क्या कहा समीर वानखेड़े ने, पहले देखिए। आपको बता दें, समीर वानखेड़े ने इंडिया न्यूज से फोन पर बात की है। समीर वानखेड़े आईटीवी नेटवर्क से बात करी उन्होंने और कहा कि मेरे से मेरा बर्थ राइट कैसे कोई छीन सकता है। जो भी नियम के मुताबिक था मैंने वो सब कुछ किया। जो भी मेरे ऊपर आरोप लग रहा है वो पूरी तरह से गलत है। मेरे पिताजी ने सब चीजों का जवाब दे दिया है। ये उन्होंने समीर वानखेड़े ने कहा। आपको फिर से सुनाते हैं समीर वानखेड़े के पिता ने इस पर क्या कहा था। उन पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर उनके पिता का क्या कहना था। ये सब झूठ है। मेरा बेटा, मैं अभी भी हिंदू हूँ, अभी भी एससी हूँ। मेरा बेटा अभी भी पहले से पैदाइशी, मेरी वंशावली पहले से कुंडली वैसी है। तो ये कैसा बोल सकता है कुछ भी। पहले से गांव से मैं, जब मेरी दादा परदादा उसके परदादा सभी हम लोग हिंदू है, एक मागा जात के लोग हैं। तो इसमें बेटा कहाँ से मुस्लिम हो गया। समीर वानखेड़े एक और बात से जांच के घेरे में आ गए। आप भी सोच रहे होंगे भैया कितने घेरे कितने आरोप। आपको बताते हैं अगली बात। वो बात है कि वानखेड़े ने कहा था कि वो एनसीबी के गवाह केपी गोसावी को नहीं जानते, लेकिन तस्वीरें वीडियोस वो तो कुछ और ही बयां करते हैं। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं
समीर वानखेड़े कुर्सी पर बैठे हुए हैं और ये जो घेरा लगा हुआ है ये केपी गोसावी पर है। ये इतने करीब कैसे है समीर वानखेड़े? अगर गोसावी को नहीं जानते तो उसे एनसीबी तक एक्सेस कैसे मिला? कल हमने आपको 3 तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें गोसावी आर्यन को किसी से फोन पर बात भी करा रहा था। समीर वानखेड़े के जांच के घेरे में आने पर अब और ज्यादा जानकारी लेना जरूरी है, अपडेट लेना जरूरी है और इस पूरे मामले पर शुरू से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा की बड़ी पैनी नजर है। तो अभिषेक शर्मा के पास चलते हैं, वो देखिए आ गए स्क्रीन पर। अभिषेक, यहां 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कई आरोप हैं अब समीर वानखेड़े पर। एक का जवाब देंगे तो दूसरे में फंसेंगे, दूसरे का जवाब देंगे तो तीसरे में फंसेंगे। सबसे बड़ी बात कि वो जिस खुद मामले की जांच कर रहे थे उस मामले का क्या होगा? अब तो वो खुद जांच के दायरे में। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक के बाद एक लगातार नवाब मलिक हमलावर है और एक के बाद एक तमाम बड़े सबूतों के साथ तो सामने आ रहे हैं। हर रोज कहीं न कहीं वो ट्वीट करते हैं और नए सबूत लेकर आते हैं ताकि लोग लगे कि हाँ, नवाब मलिक जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच है। लेकिन एक बात ये भी देखनी होगी कि तुरंत उनके यानी समीर वानखेड़े के जो परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके पिताजी हैं, वह सामने आते हैं और इस पूरे बयानों जितने भी आरोप होते हैं खंडन करते हैं। लेकिन रही बात इस जांच का, देखिए इसमें बड़ा एक कह सकते हैं समीर वानखेड़े की आज एक बड़ी उनके लिए जो जीत कह सकते हो सकती है, वो अच्छी खबर समीर वानखेड़े के हिसाब से हो सकती है कि ज्ञानेश्वर सिंह जो कि डीडी है एनसीबी के, उन्होंने बड़ा बयान दिया है साफ साफ कि जब तक समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल जाता तब तक जो क्रूज ड्रग पार्टी का केस है उसका जांच समीर वानखेड़े ही करेंगे। एक अपने आप में बड़ी खबर है, यानी समीर वानखेड़े उस जांच को आगे बढ़ाएंगे। देखना ही होगा कि क्या समीर वानखेड़े के ऊपर जांच तो चल रही है, लेकिन समीर वानखेड़े अनन्या पांडे जो पूछताछ कर रहे थे, क्या वापस उन्हें बुलाते हैं या फिर खुद जांच के घेरे में घिर जाते हैं। ठीक है अभिषेक, ये तो रही समीर वानखेड़े की बात। अब आर्यन मामले में आज जो कुछ हुआ, कल फिर 2:30 बजे सुनवाई होगी। उनकी जमानत पर क्या कुछ रुख बन रहा है अब? क्योंकि अगर उन्हें समय से जमानत नहीं मिली तो फिर हो सकता है कि वो लंबे समय तक जेल में रहे। बिल्कुल, यह बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आज जो 3 लोगों ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है, तीनों के वकीलों की तरफ गिरा पूरी हो चुकी है। अब कल बारी है एनसीबी के वकील की तरफ से जो अनिल सिंह गिरा करेंगे। देखना होगा कि क्या कोर्ट कल फैसला सुनाते हैं, क्योंकि देखिए तीनों के ऊपर आर्डर देना होगा। अगर कल कोर्ट आर्डर दे देते हैं हाँ या ना, यानी कोई अगर बिल रिजेक्ट होती है या नहीं होती है, तो उस सूरत में आगे कुछ कार्रवाई हो सकती है। वरना जो जानकारी के मुताबिक 29 अक्टूबर से कोर्ट बंद हो रहा है, दिवाली छुट्टी जा रही है, तो यकीन मानिए कि अगर नहीं हुआ तो दिवाली बाद ही आर्यन खान बाहर आ पाएंगे। उसके पहले आने के चांसेस कम है, लेकिन यह फैसला कल कर सकते हैं शाम के 3-4 बजे के आसपास कम यह सामने आ जाता है। ठीक है अभिषेक, आप अभी जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपकी जरूरत पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ के बात करते हैं समीर वानखेड़े को लेकर एनसीबी की विजिलेंस जांच की। अभी तक तो हमने आरोप की बात की, अब जांच की बात करते हैं। क्या हुआ? समीर वानखेड़े से 4 घंटे तक पूछताछ हुई है। 4 घंटे तक समीर वानखेड़े से पूछताछ हुई। वानखेड़े से केस रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगे गए कि भैया आप कागजात दें। जरूरत पड़ी तो वानखेड़े से और भी पूछताछ की जा सकती है। दिल्ली एनसीबी विजिलेंस टीम इस वक्त मुंबई में है इस पूरे मामले की जांच के लिए। डिप्टी डीजी के साथ जोनल डायरेक्टर और 4 सुपरिटेंडेंट साथ हैं। 18 करोड़ डील के आरोप पर यह पूछताछ हो रही है। केपी गोसावी, प्रभाकर सेल से भी इस सिलसिले में पूछताछ होगी। क्रूज ड्रग्स मामले में जांच अधिकारी बने रहेंगे फिलहाल वानखेड़े, यानी वो जांच करेंगे भी और उनकी जांच होगी भी। तो अब आपको सुनवाते हैं दिल्ली से आई एनसीबी विजिलेंस के डिप्टी डीजी इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, सुनिए। 5 सदस्यीय टीम, एक स्पेशल इंक्वायरी टीम मुंबई पहुंची है। जो एफिडेविट में लगे हुए एलिगेशंस थे उसके संबंध में जांच टीम गठित की गई है। उसके लिए आज हम लोग मुंबई आए हैं। इस कार्यालय से कुछ कागजात इकट्ठे किए गए हैं, रिकॉर्ड इकट्ठे किए गए हैं और साक्ष्यों को बुलाया गया है। आज आपको बता दें कि मुंबई पुलिस को 6 शिकायतें मिली हैं और इस पर जांच शुरू हुई है। 4 शिकायतें वानखेड़े और 2 मलिक के खिलाफ हैं। मलिक के खिलाफ सोशल हार्मनी बिगाड़ने का केस है। एसीपी लेवल का अफसर इन सभी 6 केस की जांच करेगा।
वानखेड़े के खिलाफ प्रभाकर सैल ने शिकायत की है। सैल ने ही वानखेड़े पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। उसने बताया कि 18 करोड़ की ये डील फाइनल हुई थी। मामला हालांकि 25 करोड़ का था। तो ये कुल मिलाकर के 6 मामले हैं जिसकी अब जांच होगी। अभिषेक शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मुझे लगता नहीं कि अभी फिलहाल ये मामला सुलझेगा। जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ रहा है और पेचोखम इसमें बढ़ रहे हैं, ये मामला और उलझेगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग, आप बिल्कुल मामला उलझता जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से अब तक केंद्रीय एजेंसी यानी एनसीबी इस मामले जांच पड़ताल कर रही थी, अब महाराष्ट्र सरकार यानी महाराष्ट्र पुलिस भी इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है और महाराष्ट्र की तरफ से यह देखा जा रहा है कैसे इस तरह से एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि 6 मामले यानी अब तक कंप्लेन आ चुके हैं महाराष्ट्र पुलिस के सामने, मुंबई के सामने। तो हो सकता है जल्द ही किसी एफआईआर में तब्दील कर दिया जाए और इस पूरे मामले की जांच को अलग दिशा दिया जाए और मुंबई पुलिस भी एक पैरेलल जांच पड़ताल करेगी। अब वही अगर मुंबई पुलिस जांच पड़ताल करती तो समीर वानखेड़े को जरूर बुलाएगी पूछताछ के लिए, जितने गवाह हैं उनको बुलाएगी पूछताछ के लिए। तो मामला जाहिर सी बात है, अब तक जो समीर वानखेड़े वर्सेस एनसीपी चल रहा था, या वह अब समीर वानखेड़े या फिर एनसीपी या फिर कहें स्कीम सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार हो जाएगा, जिसमें कोई दो मत नहीं है अगर एफआईआर महाराष्ट्र में दर्ज हुई तो। जी बिल्कुल। तो यानी कुल मिलाकर के अभिषेक का कहना यह है कि जब जांच आगे बढ़ेगी तो इस मामले में परत दर परत मामला सामने आएगा और हो सकता है कि वानखेड़े के खिलाफ जो ये जांच चल रही है इससे उनकी मुसीबत बढ़ जाए। कुल मिलाकर के ये देखना होगा कि इस पूरे मामले पर वानखेड़े एक केस की जांच कर रहे हैं, उस केस का क्या होगा, और इसके अलावा वानखेड़े पर जो जांच का दायरा है, इस जांच के दायरे में खुद एक जांच अधिकारी यानी वानखेड़े फंसे हुए हैं, तो वानखेड़े का क्या होगा। नवाब मलिक पर भी सोशल हार्मनी अभिषेक बिगाड़ने का इल्जाम है और उसकी भी जांच होगी। तो क्या यह कहा जा सकता है कि इस आरोप के पीछे राजनीति का खेल भी चल रहा हो विशुद्ध रूप से, पूरी तरह से? अभिषेक, आपको मेरा सवाल मिला? अभिषेक शर्मा से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। नवाब मलिक की आप तस्वीर देख रहे हैं, नवाब मलिक जिन्होंने निकाह नामे का सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का दिखाया और अब उन पर भी आरोप है कि वो सोशल हार्मनी इस तरीके की बातें करके बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तमाम घटनाक्रम पर हमारी नजर रहेगी क्योंकि ये पेचीदा के साथ दिलचस्प भी होता जा रहा है अब, और इसके हर अपडेट को जानने की इच्छा हमारे दर्शकों ने आपके मन में भी है। तो खबर भी बताएंगे और खबर के पीछे की खबर भी बताएंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए, जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है और अब जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश कैसे चुनावी अखाड़ा बन चुका है और हर कोई उसमें अब अपनी अपनी ताल कैसे ठोक रहा है। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है और जो खबर अभी बाकी है वो दिखाने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ। यूपी, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और वहां राजनीति जो है वो अपने जोर पर है। तो आज खबर क्या आई उत्तर प्रदेश से? यूपी के मऊ में ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव एक मंच पर नजर आए। राजभर की जनसभा में अखिलेश ने समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन का ऐलान किया। ये मिल गए हैं। अखिलेश ने राजभर के साथ चुनाव लड़ने पर मोहर लगा दी है। अब इसके मायने क्या हैं वो आपको समझा देते हैं। देखिए इसके क्या मायने हैं। पूर्वांचल में बीजेपी के मजबूत किले में उसको भेदने की तैयारी है। 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल में करिश्मा किया था। 2017 में बीजेपी के साथ राजभर ने गठबंधन किया था, तब वो बीजेपी के साथ थे। अखिलेश ने बीजेपी के सियासी फॉर्मूले को अपनाया है। जो बीजेपी ने किया वही अखिलेश यादव करना चाहते हैं। ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान जैसे नेताओं को साथ मिलाया है समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने। दोनों नेताओं का पूर्वांचल में सियासी आधार मजबूत माना जाता है और इसी का फायदा समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी से गठबंधन करके उठाना चाहती है। देखिए, चुनाव से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सौगातों की झड़ी लगा दी है। चाहे विकास योजनाएं हों, उनका लोकार्पण हो या फिर शिलान्यास। इसी कड़ी में आज योगी ने गोंडा में 1014 करोड़ रुपए की 143 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और उसे मौका परस्त बताया। लेकिन इस सबके बीच बीजेपी यूपी की सत्ता को दोबारा हासिल करने के लिए जाति और धर्म की रणनीति पर भी काम कर रही है।
चाहे वो मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण की बात हो या फिर शिलान्यास की बात हो, इनके नाम अलग अलग जातियों के नेताओं के नाम पर रखे जा रहे हैं। अयोध्या से जहां योगी हिंदुओं को साधने में जुटे हैं, तो वहीं कास्ट समीकरण को साधने के लिए उन जातियों के बड़े नेताओं के नाम पर परियोजनाओं का नामकरण किया जा रहा है। तो अब आपको एक समीकरण और समझाते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अखिलेश ने ओपी राजभर के साथ मंच साझा किया, क्यों समाजवादी पार्टी अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ हाथ मिलाने को बेकरार है, क्यों नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का ध्यान परियोजनाओं मेडिकल कॉलेजों के नामकरण में जाति ढूंढने में लगा हुआ है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, यूपी में 474 छोटे दल रजिस्टर्ड हैं, 20 छोटे दल काफी असरदार माने जाते हैं। जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोकदल है इसमें, संजय निषाद की निषाद पार्टी है इसमें, ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है इसमें, मोहम्मद अयूब की पीस पार्टी है इसमें, असदुद्दीन ओवैसी की MIM है इसमें, अनुप्रिया पटेल का अपना दल इसमें है, रामकरण कश्यप की भारतीय वंचित समाज पार्टी है, राजबीर सिंह की जन क्रांति पार्टी इसमें शामिल है, शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाज पार्टी लोहिया इसमें शामिल है। ये वो बड़ी पार्टियां हैं जो 474 दलों में अपना दखल रखती हैं। तो अब इसका पूरा समीकरण समझने के लिए, इसकी पूरी राजनीति समझने के लिए हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज के आलोक मेहता साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक मेहता जी, अब जाहिर सी बात है कि चुनाव करीब आएंगे तो हर पार्टी के तरकश में से तीर निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करे, शिलान्यास की राजनीति करे, मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण की राजनीति करे, लेकिन विपक्ष की राजनीति उसको कैसे जवाब देगी? क्या हाथ मिलाने से, गठबंधन करने से हो जाएगा काम? अनुराग जी, कार्यक्रम का नाम है जागते रहो, इसको आगे जोड़ देंगे जागते रहो मतदाता, क्योंकि सब अपने कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई गुट के नाम पर जिस तरह से जोड़ तोड़ हो रहा है, ये निश्चित रूप से एक तरह से पार्टियों को तो अपना हक है गठबंधन का, और निश्चित आज जो घोषणा की गई है उसका तो महत्व है। तो ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का मिलना, ये एक बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि उनके समीकरण के हिसाब से ठीक है, और वो एक बड़ी चुनौती इसके साथ। लेकिन आप जोड़िए, जो सबसे बड़ी पार्टी कभी कहलाती थी कांग्रेस पार्टी का नामो निशान आगे नहीं दिखाई दिया आज इस सारे किसी गठबंधन में। बसपा का चर्चा भी आज दिन भर नहीं हो पाई। इसलिए ये कहना कि मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा हो गया है, मैं ये तो मानता हूँ कि चुनौती बढ़ गई है, लेकिन ये कहना कि नहीं इससे तो बस बिल्कुल अब फतेह किला हो जाएगा, जैसा अखिलेश जी का ये कहना तो साफ है कि भाई दी के दरवाजे अब बीजेपी के बंद हो जाएंगे। लेकिन अनुराग जी, सारे अनुभव ये बताए जाते हैं कि छोटे छोटे दल एक दूसरे के वोट ट्रांसफर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का इंटेक्ट होगा, और आज रात को जैसा खुद राजभर ने कहा है कि वो ओवैसी से बात करने वाले हैं, ये सही है। ओवैसी का वैसे बहुत ज्यादा यूपी में असर नहीं होगा, लेकिन अखिलेश का वोट यदि काटेंगे तो वही, और कांग्रेस भी अखिलेश का वोट नहीं काट सकती, ये सही है। यदि अल्पसंख्यकों को वोट मिलना है तो ये गठबंधन पिछड़ों, दलितों को लेंगे तो क्या बीएसपी को कोई वोट नहीं मिलेगा, या और दलित लोग को नहीं मानेंगे बीजेपी के लोग? इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, जागते रहना अब जरूरी हो गया है कि जो वायदे किए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े सौगातें दी जा रही है, उसमें पहले से जो इम्प्लीमेंट हो गया उससे कितना लाभ मिल रहा है, और महंगाई जो पूरी चुनौती बनी है शहरों में, उससे बीजेपी कैसे निपटेगी। अच्छा, लेकिन एक चीज और है आलोक मेहता जी, कि जो करिश्मा राजभर के साथ मिलकर के बीजेपी ने पूर्वांचल में किया था, अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर वो राजभर को अपने साथ जोड़ लेंगे तो वही करिश्मा वो उत्तर प्रदेश में उनके साथ कर सकते हैं। ये सोच ठीक है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि कैसे गैम्बलिंग है। पहले अखिलेश जी ने बीएसपी से किया था पिछले चुनाव में, आपको याद होगा, और कांग्रेस के साथ भी किया था। तो ये इसीलिए मैंने आपको कहा कि राजभर बीजेपी के साथ रहकर के जितना फायदा दे सकते थे या उठा सकते थे जी, वो आवश्यक नहीं है कि केवल खाली जाति के नाम पर। जिन किसानों को, जो थोड़ा सा भी छोटा किसान है, यदि उसको बीजेपी की जो योजनाएं हैं, मोदी की योजनाओं का लाभ मिल चुका, यदि बिजली और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोग यदि संतुष्ट हैं, तो आप ये मान के चलिए कि केवल जाति के इस समीकरण के आधार पर वो कहना कि पहले चूंकि वो जाति हमारे साथ थी इसलिए आज सब वो जाति का वोट कर जाएगा। अब हमारा मतदाता जाग चुका है ज्यादा, और जागता रहेगा जब तक हमारा कार्यक्रम भी वो देखते रहेगा। बिल्कुल। आलोक मेहता जी, आप अभी बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगा। अगली खबर का हम रुख करेंगे और बात करेंगे पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो 8 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी रविंद्रन करेंगे। कमेटी के दूसरे सदस्य आलोक जोशी और संदीप ओबेरॉय होंगे। आदेश के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि हम कानून का शासन सुनिश्चित करना चाहते हैं। हमने हमेशा मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। निजता की रक्षा हर कोई चाहता है। निजता के अधिकार की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इसका हनन कानूनी तरीके से ही होना चाहिए, गैर कानूनी तरीके से नहीं। अब सवाल ये उठता है कि पेगासस क्या है। आप में से मुमकिन है कई लोग ना जानते हो। देखिए, पेगासस जो है वो एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर यानी कि जासूसी या निगरानी करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर। इसके जरिए किसी फोन को हैक किया जा सकता है। हैक करने के बाद उस फोन का कैमरा, माइक, मैसेजेस और कॉल समेत तमाम जानकारी हैकर के पास चली जाती है। इस स्पाईवेयर को इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप का दावा है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए 10 देशों के करीब 50,000 लोगों की जासूसी की गई थी। भारत में भी 300 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके फोन की निगरानी की गई। इसमें सरकार में शामिल मंत्री, विपक्ष के नेता, पत्रकार, वकील, जज, कारोबारी अफसर, वैज्ञानिक और एक्टिविस्ट शामिल हैं। इसीलिए इस पेगासस को लेकर के कोर्ट को यह सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अब इस पूरे मामले में किन किन बातों की जांच करेगी, ये आपको और बता देते हैं। क्या भारत के लोगों के फोन या किसी दूसरी डिवाइस में पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, ये जांच होगी। वो लोग कौन हैं जो इस स्पाईवेयर के हमले का शिकार हुए, इसकी जांच होगी। 2019 में पेगासस स्पाईवेयर से व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने की जानकारी सामने आने के बाद सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए, क्या किया सरकार ने इस पर? क्या केंद्र या किसी राज्य सरकार या फिर किसी सेंट्रल या स्टेट एजेंसी ने देश के लोगों की जासूसी के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया, यह पता लगाया जाएगा। अगर किसी एजेंसी ने लोगों की जासूसी में इसका इस्तेमाल किया है तो किस कानून, नियम, गाइडलाइन, प्रोटोकॉल या कानूनी प्रक्रिया के तहत ऐसा किया गया, ये जानकारी हासिल की जाएगी। अगर किसी अन्य व्यक्ति या संस्था ने इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है तो क्या वो इसके लिए अधिकृत है, ये जांच का विषय होगा। 8 हफ्ते का समय दिया गया है। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियां जो है वो जमकर हमला बोल रही हैं, केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही हैं। तो वहीं सरकार ने पलटवार करते हुए जमकर उसका जवाब दिया है और हमला किया है। काम किया है प्रधानमंत्री ने और या होम मिनिस्टर ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है, इसका यही मतलब है। नहीं तो बिल्कुल क्लियरली आसानी से दे देना चाहिए था कि हाँ हमने या किया या नहीं किया, और अगर किया तो इसने किया। तो अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका कारण ये है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सरकार के एफिडेविट के साथ में बैठा हूं। आप देख सकते हैं सरकार ने जो एफिडेविट दिया था उसमें स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा है कि हम निवेदन करते हैं कोर्ट से कि जो फॉल्स नरेटिव कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रुप के लोग पेगासस मामले में पूरे देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नरेटिव को ध्वस्त करने के लिए यह आवश्यक है कि एक एक्सपर्ट्स की कमेटी गठित की जाए, एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाए। गंभीर मामला है वो यह है कि सरकार जांच से बचना क्यों चाहती थी, आखिर छिपाने को क्या था। यह सवाल अब हिंदुस्तान में सबके जहन में आ रहा है कि आखिर क्या कारण था। बाकी देश की सरकारें तो आगे बढ़कर जांच कर रही थी, सबको ये रुचि थी जानने की भाई किसने हमारे यहाँ जासूसी की, यहाँ सरकार छिपाई जा रही थी। उसी जजमेंट के अंदर ये स्पष्ट कहा गया कि ये मौलिक अधिकार है प्राइवेसी का, इसके ऊपर कोई भी कारण बताकर आप जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये मानव अधिकार का और संवैधानिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उस फैसले को स्वीकार किया है जिसके तहत पेगासस मामले में हुई जासूसी की एक निष्पक्ष तरीके से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी। हम इसका स्वागत करते हैं।
देखिए, अब इस पर बात करते हैं। आशीष सिन्हा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े, राहुल गौतम जुड़े हुए हैं और हमारे साथ आलोक मेहता साहब भी हैं। हम बारी बारी से तीनों के पास जाएंगे। आशीष सिन्हा, सबसे पहले इस पूरे मामले पर अब विपक्ष हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि सरकार को यह बताने में क्या गुरेज है कि किसकी जासूसी हुई, क्यों कराई गई और इसके पीछे आखिर सरकार की मंशा क्या थी। संबित पात्रा एफिडेविट तो दिखा रहे हैं, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है उससे। देखिए, वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपने फैसले में कही कि सरकार ने इस मामले में जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में 2 बार दाखिल किया, वो जवाब बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया। अनुराग, इस कमेटी में कई मेंबरान हैं। एक तो जस्टिस रविंद्रन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी है। इसके अलावा एक सब कमेटी का भी गठन किया है जिसमें साइबर एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा दूसरे एक्सपर्ट्स भी इसमें मौजूद रहेंगे। 8 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई पर लगाया है। सबसे अहम बात है कि 7 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं जिनका जिक्र आपने भी किया है। कोर्ट इस बात को देख रहा है कि क्या इस मामले में यानी पेगासस मामले में निजता का उल्लंघन यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस बेंच का फैसला था पुटुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम आधार जजमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम करार दिया था। और यही वजह है कि कोर्ट एक ही बात पर यहाँ पर स्टक हुआ कि क्या इसमें निजता का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। बहरहाल, अब तो जब कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आएगी तब ये देखना पड़ेगा कि क्या सरकार ने जासूसी कराई, जो आरोप लगा रहा है या नहीं लगा। ऐसे तमाम जो सवाल है उनके जवाब अब कमेटी की रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगा और जिस समय कमेटी की रिपोर्ट आएगी मार्केट में तब जी। अब राहुल गौतम, कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार जाहिर तौर पर किया जाना चाहिए। 8 हफ्ते का समय कमेटी को दिया है, 3 सदस्यीय कमेटी को, लेकिन अब इस पर राजनीति खुलकर हो रही है और जाहिर सी बात है कि अब सरकार को घेरने का विपक्ष को एक नया औजार मिल गया है। बिल्कुल सही कहा आपने और इसीलिए आज खुद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला करेंगे, उसके बाद में डिसाइड किया गया कि राहुल गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन्होंने 3 मुद्दे उठाए। उन्होंने खुद जीत बताया अपनी विपक्ष की और कांग्रेस पार्टी की और साफ तौर पर कहा कि सरकार ये बताए कि आखिर ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर से खरीदने का ऑर्डर किसने दिया था, किन लोगों के खिलाफ जासूसी हुई थी और क्या ये जानकारी किसी दूसरे मुल्क के साथ साझा की गई। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को वो आने वाले विंटर सेशन के अंदर पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। तो साफ तौर पर एक बड़ा मुद्दा बुलाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से और राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे पहले वो पॉलिटिशियन थे या सबसे पहली वो कांग्रेस पार्टी थी जिसने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है देश में, उससे साफ पता लगता है कि कैसे कानून को ताक पर रखकर लोगों की जासूसी कराई जा रही है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आलोक मेहता जी, अब एक बार पेगासस का जिन्न फिर से बाहर है और विपक्ष और सरकार दोनों ही चिराग घिस रहे हैं। ये जिन्न किस करवट बैठेगा, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, हमारे पास समय कम है, सिर्फ 2-3 बुलेट पॉइंट जिसको कह सकते हैं आपके लिए कहूँगा। एक तो ये कि खुश होना प्रतिपक्ष की अलग बात है, लेकिन कमेटी बनना कोई इसका मतलब ये नहीं है कि जासूसी हुई या नहीं हुई। वो पेगासस खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया, ये भी सरकार ने तो संसद में कहा कि एक मंत्री भी कह देते हैं कि हमने नहीं खरीदा, ये संसद में कहा जा चुका है। अब इसके बाद देखिए, फिर रक्षा मंत्रालय है, फिर एजेंसीज हैं और अनुराग जी, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए जिन देशों से संबंध है, क्या वो उस उपकरण का इस्तेमाल करके किसी भी देश से इस बारे में जानकारी हमको नहीं दे सकते? दूसरा, एक सूची जारी की गई थी जिसमें मीडिया का नाम भी शामिल है, इसलिए जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यह ध्यान दिलाना जरूरी है कि यदि आतंकवाद से किसी मामले से जुड़ा हुआ मेरा आपका किसी का नाम है, उसके पीछे जांच करने का अधिकार जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी रैंक पर करके किया जा सकता है जी। तो ऐसी स्थिति में कितने लोगों लिस्ट तो दे सकते हैं, उसमें तो बड़े मंत्रियों के नाम भी हैं, तो क्या अपने मंत्रियों की वो इसलिए राजनीति अपनी जगह है, विपक्ष तो हमलावर सरकार पे होगा ही, लेकिन कुल मिलाकर के 3 सदस्यीय जांच कमेटी जो 8 हफ्ते के बाद रिपोर्ट जमा करेगी, रिपोर्ट दायर करेगी, उस पर सब कुछ निर्भर करता है कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जाएगा। आलोक मेहता जी, आशीष सिन्हा और राहुल गौतम, आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे और इसी के साथ जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है में आज का एडिशन यहीं पर खत्म होता है। हमें सुझाव भेजिएगा, हमसे जुड़िएगा, हमसे बात कीजिएगा। सोशल मीडिया पर आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी हैं उस प्लेटफॉर्म पर जाइए, हमारे लिए सुझाव लिखिए, हमसे बात कीजिए और हमें हमारी कमियां भी बताइए और कीजिए अपनी बात खत्म करने के बाद हैशटैग जागते रहो का इस्तेमाल। आपकी बात सीधे हम तक पहुंच जाएगी। कल की तमाम बड़ी खबरों पर सुबह से ही आप लाइव अपडेट्स देखेंगे, आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखेंगे और रात 9 बजे ठीक खबरों के पीछे की खबर लेकर जागते रहो लेकर मैं आपके सामने
हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आपको देनी होगी मुझे इजाजत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।